दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि भारत में जूनागढ़ एवं हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। भारत में जो जूनागढ़ है और हैदराबाद रियासतें हैं, उनका भारतीय संघ में किस तरह से विलय हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समझते हैं दोस्तों इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा। हमारा जो देश है 1947 में आजाद हुआ, अब सभी को ये बात पता है। लेकिन आजादी के साथ साथ भारत का टुकड़ा हो गया था, एक जो है वो पाकिस्तान के रूप में टुकड़ा इसका हुआ था, ठीक है। लेकिन जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन समाप्त होने लगा था, उस टाइम में हमारे देश में लगभग 565 देशी रियासतें हुआ करती थी और सभी को ये स्वतंत्रता मिला हुआ था कि वो चाहे तो स्वतंत्र रहे या फिर पाकिस्तान में विलय हो जाए या फिर वो भारत में विलय करे जाए, ठीक है। तो इस तरह से सभी रियासतों को ये स्वतंत्रता मिला हुआ था। लेकिन किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी है कि जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी टुकड़े हैं, वो सभी को एक धागे में पिरो लिया जाए, मतलब एक देश के अंदर उसको ला लिया जाए, ठीक है। इसके लिए क्या है, तो इन सभी रियासतों को एक करने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन को दिया गया था कि जितने भी देश की रियासत है उनको भारत में विलय करवाइए, ठीक है। इस तरह से कहा गया था। तो जो जितनी भी हमारे देश की रियासतें थी, कहा जाता है कि 565 रियासतें उस टाइम में हमारे देश की थी, तो लगभग सभी रियासतों ने क्या किया, भारत में विलय करना पसंद किया, स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ जिद्दी जो है, जैसे कि जूनागढ़ रियासत हो गया, फिर हैदराबाद, जो काठियावाड़ कह सकते, जूनागढ़ को आप काठियावाड़ रियासत भी कह सकते हैं। तो जो जूनागढ़ है और जो हैदराबाद है, उन्होंने स्वतंत्र रहने का डिसीजन लिया। स्वतंत्र रहने का क्या है, तो चुनाव किया, ना वो पाकिस्तान में गए, ना ही वो भारत में विलय करना पसंद किया। उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो किस तरह से ये जो जूनागढ़ है और हैदराबाद है, वो किस तरह से भारतीय संघ में इसका विलय हुआ, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। एक जरा सा आपको कहीं पर डाउट नहीं होगा। आपको क्या करना है, तो बस वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, जितने भी मेजर पेपर है, अच्छे से सारे मेजर पेपर का आप लोग तैयारी कर सके। साथ में अपने दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनका चाहे कुछ भी मेजर पेपर हो वो अच्छे से तैयारी कर सके। क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री का नहीं, बल्कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, सारे इंपॉर्टेंट और सारे मेजर पेपर का तैयारी हम यहाँ पर करवाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके और मेरा भी कुछ मदद हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, तो चैनल के बारे में बताइए लोगों को, अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके और मेरा भी थोड़ा सा मदद हो सके। चलिए दोस्तों, समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में जूनागढ़ एवं हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। एक छोटा सा भूमिका लिखा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय देश में लगभग 565 देशी रियासतें थी। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, जब 1947 में भारत की स्वतंत्रता हुई, उस टाइम हमारे देश में लगभग 565 देशी रियासतें थी, ठीक है। ब्रिटिश शासन समाप्त होने के साथ ही इन रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो अथवा स्वतंत्र रहने का निर्णय ले। और भारत की जितनी भी रियासतें थी, जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर समाप्त हो रहा था, उसी टाइम उनको ये कहा गया, ये उनको अधिकार दिया गया कि आप चाहे तो भारत में चले जाइए या फिर आप पाकिस्तान में चले जाइए या फिर आप स्वतंत्र रह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनको अधिकार दिया गया था। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि लेकिन भारत की राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक स्थिरता के लिए इन रियासतों का भारतीय संघ में विलय होना अत्यंत आवश्यक था। लेकिन कहा जा रहा है कि जो भारत की जो राष्ट्रीय एकता है, जो राजनीतिक स्थिरता है, उसके लिए क्या है, तो इन सभी रियासतों का भारतीय संघ में विलय होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर बीच में कोई रियासत अलग रह जाता, भारत में नहीं रहते हुए उसका अलग देश रहता, तो अच्छा लगता, राष्ट्रीय एकता होता, नहीं होता। जिसके कारण जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी, उनका भारतीय संघ में विलय होना अत्यंत आवश्यक हो गया था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण कार्य का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन ने किया। और ये जो महत्वपूर्ण कार्य है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया और इनके सहयोगी वीपी मेनन के द्वारा किया गया। अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय स्वीकार कर लिया और अधिकांश जो रियासत थी, 565 देशी रियासतों में से अधिकांश जितने भी रियासत थे, उन्होंने भारतीय संघ में विलय को स्वीकार कर लिया, ठीक है, स्वेच्छा से ही। किंतु जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी कुछ रियासतों के विलय की प्रक्रिया जटिल और संघर्षपूर्ण रही। लेकिन जो जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासत है, इनका भारतीय संघ में विलय का जो प्रक्रिया है, वो थोड़ा सा जटिल रहा और संघर्षपूर्ण रहा है। किस तरह से इसका प्रक्रिया हुआ, किस तरह से ये भारतीय संघ में इसका मिलाप हुआ, किस तरह से इसका विलय हुआ, उस चीज को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, समझते हैं हम लोग पहले जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया को, कि जूनागढ़ का भारतीय संघ में किस तरह से विलय हुआ, उसकी क्या क्या प्रक्रिया रही है। पहले हम लोग पहले पॉइंट में देखेंगे जूनागढ़ की राजनीतिक स्थिति को, कि जूनागढ़ का राजनीतिक स्थिति क्या था, इस चीज को हम लोग समझेंगे। उसके बाद पॉइंट वाइज इस चीज को समझेंगे कि किस तरह से जो जूनागढ़ रियासत है, वो भारतीय संघ में उसका विलय हुआ था। बिल्कुल कहानी की तरह आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। हम आपको जो बता रहे हैं, बस उसको आपको सुनना समझना है। कहा जा रहा है कि जूनागढ़ काठियावाड़
वर्तमान गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जूनागढ़ काठियावाड़ क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण रियासत थी। जो जूनागढ़ है वो काठियावाड़ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रियासत था। यहाँ की लगभग 80% से अधिक जनसंख्या हिंदू थी, और यहाँ जो जूनागढ़ का क्षेत्र है यहाँ पर 80% से भी ज्यादा जनसंख्या जो हिंदू का था, जबकि इसका शासक नवाब महाबत खान मुसलमान था। लेकिन जो जूनागढ़ है वहां का जो नवाब था वो था महाबत खान, जो एक मुस्लिम शासक था। भौगोलिक दृष्टि से भी यह रियासत चारों ओर से भारतीय क्षेत्र से घिरी हुई थी। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा गुजरात हो गया। ठीक है, तो गुजरात में यहाँ पर एक छोटा सा काठियावाड़ क्षेत्र पड़ता है जहां पर ये जूनागढ़ क्षेत्र हो, जहां पर ये जूनागढ़ क्षेत्र है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये देश हो गया हमारा, ये भारत हो गया, और उसके बाद अगर ये छोटा सा देश, छोटा सा जो क्षेत्र है वो अलग देश का रह जाएगा, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसी बारे में कहा जा रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से भी यह रियासत चारों ओर से भारतीय क्षेत्र से घिरी हुई थी। चारों ओर से, क्योंकि ये भारत का क्षेत्र है और एक छोटा सा ये जूनागढ़ है, तो इस तरह से घिरा हुआ था। इसलिए स्वाभाविक माना जा रहा था कि जूनागढ़ भारत में ही शामिल होगा। इसलिए क्या है, तो ये स्वाभाविक माना जा रहा था कि जो भारत में पड़ रहा है क्षेत्र वो स्वाभाविक रूप से क्या है, तो वो जूनागढ़ भारत में ही शामिल होगा। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि लेकिन स्वतंत्रता के बाद नवाब ने जनता की इच्छा के विपरीत पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गया उसके बाद जो यहाँ का नवाब था महाबत खान, उसने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर हिंदू लोग रहते थे तो उनका मानना था कि हम लोग को भारत में विलय हो जाना चाहिए। लेकिन उन जनता के खिलाफ होकर के जो महाबत खान था उसने ये फैसला किया कि हम लोग पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम लोग पाकिस्तान में विलय करेंगे। ठीक है, सितंबर 1947 में पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और सितंबर 1947 में क्या हुआ, तो पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, मतलब जूनागढ़ को उन्होंने खुद में विलीन करने का जो है निर्णय ले लिया, स्वीकार कर लिया। इस निर्णय से वहां की जनता में भारी असंतोष फैल गया, और इस निर्णय से क्या, तो वहां की जो जनता है उसमें भारी असंतोष फैल गया और विरोध आंदोलन शुरू हो गया। और विरोध आंदोलन क्या, तो शुरू हो गया, जो जूनागढ़ क्षेत्र था वहां पर विरोध आंदोलन शुरू हो गया। क्योंकि अगर जनता चाहे कि हम लोग भारत में विलय करें, लेकिन वहां का जो शासक है वो चाहे हम लोग पाकिस्तान चले जाए, तो ये इसमें विरोध होना तय है, तो विरोध होना शुरू हुआ। दूसरे पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों, जूनागढ़ में जन आंदोलन और भारत सरकार की कार्रवाई। अब किस तरह से जूनागढ़ में जन आंदोलन करवाया गया, मतलब जन आंदोलन हुआ, भारत सरकार की किस तरह से वहां पर कार्रवाई हुई, उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कहा जा रहा है कि नवाब के पाकिस्तान में विलय के निर्णय के बाद जूनागढ़ की जनता ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि जब सभी लोग चाह रहे हैं कि हम लोग भारत में विलय करेंगे, और राजा ने क्या किया, जो शासक था महाबत खान, उसने कह दिया कि हम लोग पाकिस्तान में विलय करने वाले, वैसा उसने क्या किया, तो निर्णय ले लिया, जिसके कारण वहां की जो जनता उसने इसका कड़ा विरोध किया। स्थानीय नेताओं और जनता ने भारत में शामिल होने की मांग की। जो भी स्थानीय नेता वहां के, जो मंत्री हैं या फिर जो स्थानीय नेता, उन्होंने और जनता ने उसको भारत में शामिल होने का मांग किया। इस बीच प्रशासनिक स्थिति भी बिगड़ने लगी, और इस बीच क्या है, तो जो प्रशासनिक स्थिति वो भी बिगड़ने लगा, क्योंकि जब आंतरिक कह सकते हैं जो गृह युद्ध होता है वो बहुत ही बुरा होता है, वहां पर सरकार गिर जाती है, जो राजा होता है उसका तख्ता पलट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस बीच प्रशासनिक स्थिति भी बिगड़ने लगी और नवाब देश छोड़कर पाकिस्तान चला गया। क्या कहा गया, इस बीच में क्या, तो प्रशासनिक स्थिति बिगड़ने लगा और जो वहां का नवाब था वो देश छोड़कर के पाकिस्तान चला गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और जूनागढ़ के प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या है, तो भारत सरकार ने पहल किया, हस्तक्षेप किया, और जो जूनागढ़ का प्रशासन था उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि जनता की वास्तविक इच्छा जानने के लिए जनमत संग्रह कराया जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी भी रियासत को आप अपने देश में जबरदस्ती शामिल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए क्या है, तो चाहे तो राजा का या फिर जो वहां का नेता है, जो वहां का शासक है, उसका इजाजत चाहिए, या फिर वहां पर लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पर विलय करें, इस तरह से वहां पर क्या है, तो इजाजत होना चाहिए। तो इस चीज को जानने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, तो वहां पर जनमत संग्रह कराया गया। वहां पर क्या, तो जनमत संग्रह कराया गया, मतलब लोगों से ये पूछा गया कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप लोग स्वतंत्र रहेंगे, पाकिस्तान जाएंगे, या फिर भारत को विलय करेंगे। तो वहां पर क्या, तो जनमत संग्रह कराया गया। आगे हम लोग देख लेते हैं जनमत संग्रह और जूनागढ़ का भारत में विलय। और जब जनमत संग्रह कराया गया तो सभी लोगों ने क्या किया, तो भारत में रहने के लिए अपनी इच्छा जताई। ठीक है, और उसके बाद जो जूनागढ़ क्षेत्र है वो भारत में विलय उसका हो गया था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जनमत संग्रह और जूनागढ़ का भारत में विलय। फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। फरवरी 1948 में क्या है, तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। इसमें भारी संख्या में जनता ने भाग लिया। इसमें क्या है, तो भारी संख्या में मतलब जितने भी लोग वहां के थे सभी ने यहाँ पर भाग लिया, और लगभग 99% मत भारत में विलय के पक्ष में पड़े। मान लीजिए कि 100 लोग वहां पर रह रहे हैं जूनागढ़ में, और भारत के द्वारा यह कहा गया कि आप लोग चाहे तो पाकिस्तान जा सकते हैं, या फिर भारत आ सकते हैं, या फिर स्वतंत्र आप लोग रह सकते हैं। तो वहां पर जनमत संग्रह कराया गया। एक एक लोग से यह पूछा गया कि आप लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं। तो सभी लोगों 100 लोगों में से 99 लोगों ने यह कहा कि हम लोग भारत में रहना पसंद करेंगे, हम लोग भारत में विलय होना पसंद करेंगे। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें भारी संख्या में जनता ने भाग लिया और लगभग 99% मत
भारत में विलय के पक्ष में पड़े। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार जनता की इच्छा के आधार पर जूनागढ़ का आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में विलय हो गया। और इस तरह से क्या है, तो जनता की इच्छा के आधार पर ही जूनागढ़ जो काठियावाड़ का एक रियासत था उसका आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में विलय हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से जो जूनागढ़ रियासत था उसका भारतीय संघ में विलय हुआ था। जूनागढ़ का विलय इस बात का उदाहरण है कि भारत सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से जनता की इच्छा को महत्व देते हुए इस समस्या का समाधान किया। वो लोग चाहते, अगर भारत चाहता तो जबरदस्ती भी उसको शामिल कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी को जबरदस्ती शामिल कर लेंगे तो कितने दिन तक शामिल कर सकते हैं, या फिर कुछ इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, या फिर कुछ जो कह सकते हैं इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संविधान होते हैं, जिसके तहत आप किसी देश को जबरदस्ती आप अपने कब्जे में नहीं कर सकते। ठीक है, तो भारत ने क्या किया, भारत सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से जनता की इच्छा जाना, ठीक है, जनता क्या चाहती है उसके हिसाब से उसको महत्व देते हुए इस समस्या का समाधान किया और जूनागढ़ को भारत में विलय कर लिया गया। तो इस तरह से हमने जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय को समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया को। अब हैदराबाद का भारतीय संघ में किस तरह से विलय हुआ था, उसकी क्या प्रक्रिया रही, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग इसका इस तरह से लिखेंगे, हैदराबाद की राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति क्या थी उस टाइम हैदराबाद की। कहा जा रहा है कि हैदराबाद उस समय भारत की सबसे बड़ी और समृद्ध रियासत थी। हैदराबाद कहा जा रहा है कि उस टाइम का भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध रियासत था। इसके शासन निजाम मीर उस्मान अली खान थे, और इसका जो शासक था हैदराबाद का वो था निजाम मीर उस्मान अली खान, जो उस समय दुनिया के सबसे धनी शासकों में गिने जाते थे। क्योंकि हैदराबाद उस टाइम बहुत ही बड़ा रियासत हुआ करता था और बहुत ही रईस रियासत हुआ करता था। ठीक है, हैदराबाद की जनसंख्या में अधिकांश लोग हिंदू थे, और हैदराबाद का जो रियासत था उसमें भी अधिकांश जनसंख्या हिंदू का ही था। लेकिन शासन जो है वो मुस्लिम निमाज के हाथों निजाम के हाथों में था। लेकिन जो यहाँ पर शासक था वो भी एक मुस्लिम था, एक मुस्लिम निजाम के हाथों में था, जिसका नाम क्या था, निजाम मीर उस्मान अली खान। ठीक है, थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन आपको याद रख लेना है। इस तरह से हैदराबाद का जो शासक उसका नाम था। स्वतंत्रता के समय निजाम ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र राज्य के रूप में बने रहने की इच्छा व्यक्त की। जब स्वतंत्रता का टाइम था, जब सभी रियासतों को अधिकार दिया गया था कि आप लोग पाकिस्तान चले जाइए, भारत में विलय कर लीजिए, या फिर आप लोग स्वतंत्र रहिए, तो जो हैदराबाद है उसने कहा कि ना हम लोग पाकिस्तान जाएंगे और ना हम लोग भारत में विलय करेंगे, बल्कि हमारा एक स्वतंत्र देश होगा। ठीक है, हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के समय निजाम ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र राज्य के रूप में बने रहने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भारत सरकार के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, जिसके तहत कुछ समय तक वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने का निर्णय लिया गया। और इस एग्रीमेंट के तहत कहा जा रहा है कि जिसके तहत कुछ समय तक वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने का निर्णय लिया गया। जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर चल रहा था उसी व्यवस्था को बनाए रखने का निर्णय लिया गया। ठीक है, मतलब अभी भी जो हैदराबाद है वो कह रहा है कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं रजाकारों की गतिविधियां और उत्पन्न संकट। ये जो रजाकार है इसकी क्या गतिविधि रही और वहां पर इसके कारण क्या क्या उत्पन्न संकट हुए उसके बारे में हम लोग समझेंगे, और किस तरह से इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती गई और हैदराबाद का जो रियासत है वो धीरे धीरे किस तरह से भारतीय संघ में विलय इसका हुआ। हैदराबाद में निजाम के समर्थक रजाकार नामक संगठन का प्रभाव बढ़ने लगा। जो निजाम का समर्थक था उसी को रजाकार कहा जाता था। ठीक है, उसका जो संगठन है उसको रजाकार कहा जाता था। हैदराबाद में निजाम के समर्थक रजाकार नामक संगठन का प्रभाव बढ़ने लगा। इस संगठन के नेता कासिम रिजवी थे, और इस संगठन का जो नेता है वो कासिम रिजवी था। रजाकारों ने हैदराबाद में हिंसा और अत्याचार की घटनाएं शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ पर जो गतिविधि बढ़ते गया, भारत सरकार का हस्तक्षेप बढ़ रहा था, जिसके कारण क्या कहा जा रहा है कि रजाकारों ने हैदराबाद में हिंसा और अत्याचार की घटनाएं शुरू कर दी। जो रजाकार थे, जो वहां के निजाम के समर्थक थे, उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर हिंसा बढ़ाया, अत्याचार की घटनाओं को शुरू कर दिया, जिससे वहां की जनता में भय और अस्थिरता का वातावरण बन गया। जिसके कारण क्या है कि अगर लगातार वहां पर दंगे होते रहेंगे, हिंसा होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा, तो इससे क्या है, तो जो जनता है उसमें भय आ गया, अस्थिरता वहां पर देखा जाने लगा। इस स्थिति ने भारत सरकार के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी। और अगर आपके देश में मान लीजिए भले ही वो अलग रियासत है लेकिन आपका ही देश है, वो बावजूद इसके वहां पर क्या है, तो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, अस्थिरता आ गया है, जनता में भय है, तो क्या है, तो समस्या उत्पन्न हो जाता है, लोगों को देखना ही पड़ता है। तो इस स्थिति में भारत सरकार के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गया। भारत सरकार ने पहले इस समस्या को वार्ता और शांतिपूर्ण समझौते के माध्यम से हल करने का प्रयास किया। और भारत सरकार ने क्या किया, तो सबसे पहले इसको वार्ता मतलब बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से एक समझौता करने का इसने क्या किया, तो माध्यम निकाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया। भारत ने पहले बातचीत करना चाहा, शांति समझौता करना चाहा, इसके माध्यम से क्या, तो ये जो संकट था उसको ठीक करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, तो कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया,
जिसके बाद ऑपरेशन पोलो किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो और हैदराबाद का विलय, जिसके बाद भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन पोलो किया गया। और उसके बाद क्या है, तो वहां पे जितने भी रजाकार थे उनको उनके ऊपर कार्रवाई की गई और जितने भी वहां के रियासत थे उनको भारत संघ में मिला लिया गया। ठीक है, कहा जा रहा है कि जब स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई तब भारत सरकार ने सितंबर 1948 में सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय लिया। और उसके बाद क्या किया, तो उन्होंने सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। और ये जो सैन्य अभियान किया गया था, जो हैदराबाद के लिए किया गया था, हैदराबाद में अशांति को ठीक करने के लिए किया गया था, इसी को ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। आप लोगों ने इस नाम को सुना होगा, ऑपरेशन पोलो को आपने सुना होगा। तो सितंबर 1948 में इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, एक सैन्य कार्रवाई था जिसको शुरू किया गया था, उसी को ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। आगे की प्रक्रिया को देख लेते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों में हैदराबाद की सेना को पराजित कर दिया। और भारतीय सेना ने क्या, तो तेजी से कार्रवाई किया और कुछ ही दिनों में हैदराबाद की जो सेना थी उसको पराजित कर दिया। अंततः निजाम ने 17 सितंबर 1948 को आत्मसमर्पण कर दिया। और इस तरह से जो वहां का निजाम था उसने 17 सितंबर 1948 को आत्मसमर्पण किया। इसके बाद हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया और वहां भारतीय प्रशासन स्थापित किया गया। और वहां पर क्या, तो भारतीय प्रशासन स्थापित किया गया। जो छोटा सा क्षेत्र था जूनागढ़ और जो छोटा सा क्षेत्र था हैदराबाद, उसको भारतीय संघ में मिला लिया गया और वहां पर भी अब जो भारतीय प्रशासन था उसको स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो जूनागढ़ है और जो हैदराबाद है उसका भारतीय संघ में विलय हुआ था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आपको जरूर आ गया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष पे जरूर लिख लेंगे। निष्कर्ष आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि जूनागढ़ और हैदराबाद का भारत में विलय भारत के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था। इन दोनों रियासतों की समस्याओं को हल करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता, दृढ़ता और कूटनीतिक कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन रियासतों के भारत में शामिल होने से देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राजनीतिक स्थिरता को मजबूत आधार मिला और स्वतंत्र भारत के निर्माण की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ी। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने ही ऑपरेशन पोलो करवाया था। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है कि इनकी बहुत ही ज्यादा क्या तो भूमिका रही है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी भारत की रियासतें थी उनको मिलाने के लिए इन्होंने बहुत ही बड़ा कदम उठाया, बहुत ही बड़ा भूमिका निभाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। एक छोटा सा आप लोग हेल्प मेरा भी जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका मेजर पेपर चाहे कुछ भी हो, क्योंकि सारे मेजर पेपर का यहाँ पर हम लोग तैयारी करवाते हैं, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके और मेरे चैनल का भी कुछ मदद हो पाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।